तो चलिए बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम डिटर्मिनेंट के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। इन गुणधर्मों को सवाल निकालते समय कैसे प्रयोग किया जाएगा, ये भी मैं साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ। ये एक तरीके से सूत्र की तरह काम करेंगे। अगर ये हम पे नहीं आते हैं, हम इनके बारे में जानकारी नहीं रखते, तो डिटर्मिनेंट के सवालों को हम नहीं कर सकते। इसलिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे ध्यान से मेरी बात को सुने और यहाँ देखें कागज़ पे, तो ये गुणधर्म हमारी समझ में आ जाएंगे और ये पाठ बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सवाल को हल करने का मैं बिल्कुल एक निश्चित तरीका बताऊंगा, ठोस तरीका। बस वो 2 शब्द हैं जिनको समझना है, सब सवाल हो जाएंगे। बड़ा सवाल मिलता है बोर्ड की परीक्षा में, इसमें से अच्छे नंबर भी मिलेंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट समझ में आएगा, हमारी में पाठ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म। पहला गुणधर्म देखिए, मैं यहाँ पे उदाहरण लेकर के समझाता हुआ चल रहा हूँ। पहला गुणधर्म ये है कि अगर किसी सारणिक के रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं होता, बदलता नहीं है। कहने का मतलब ये है, हम एक सवाल उदाहरण ले लेते हैं कोई सा। ये है 2, 1 और 4, 6, ये ले लिया अपनी मर्जी से कोई सा। इसको हमने हल किया और मान आया। देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे 6 दूनी 12, इसका गुणा इसमें करेंगे -4 एकन 4, घटा दिया, कितना आ गया 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें गुणधर्म लगा रहा हूँ। यानी जो पहली पंक्ति है इसको पहला कॉलम बना देता हूँ 2, 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम यानी 4, 6। अब मैं इसको हल कर रहा हूँ दोबारा। इसका गुणा इसमें करिए 6 दूनी 12, इसका गुणा इसमें करिए 4, बराबर कितना आ गया 8। कहने का मतलब ये हुआ कि पंक्ति को कॉलम बना दिया। कहने के सभी पंक्तियों को कॉलम और सभी कॉलमों को पंक्तियाँ चेंज कर दिया। पहली पंक्ति को पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम। ये तो द्वितीय कोटि का है, तृतीय कोटि की बात हो रही है। तब भी सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सारणिक का मान वही रहेगा, बदलेगा नहीं। दूसरा प्रगुण देखिए, अगर दूसरा प्रगुण क्या है, देखिए इसी उदाहरण को लेते हैं 2, 1, 4, 6। अभी समझ में आएगा। यानी जो पहला कॉलम है, इस कॉलम को मैं दूसरा कॉलम बना रहा हूँ और दूसरे कॉलम को पहला, इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। इसका मान तो अभी 8 निकला था, अब हमने चेंज कर दिया, इसको 1, 6 और 2, 4 बदल दिया। जो क्रिया रो के लिए कर सकते हैं यहाँ कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। आप भी हमें केवल इस तरीके से होता था रो ऑपरेशन, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे इसका मान निकाला हमने, तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे -6 दूनी 12, कुल मिलाकर के आया -8। मान तो वही रहा। अच्छा, तृतीय प्रगुण लेते हैं। देखो तीसरा, अगर किसी सारणिक में 2 पंक्ति या 2 कॉलम सर्वसम हो, बराबर हों। देखिए जैसे 1, 3, 6, 1, 3, 6, 3, 4, 1। पहली पंक्ति R1, R2 ये दोनों सर्वसम हैं, तो इसका मान 0 होगा। इसी तरीके से या कॉलम हो तब भी 0 होगा। अच्छा, ये प्रगुण भी अपने आप में बहुत मायने रखता है, सवाल हल करते समय इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यानी कॉलम और पंक्ति दोनों में से कोई भी अगर 2 एक दूसरे के बराबर हों, जैसे ये बराबर है इसके, तो इसका मान 0 के बराबर होता है। जैसे देखो एक और ले रहे हैं 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 6, 4, इसका मान भी 0 होगा। ये जरूरी नहीं पास पास वाले ही बराबर हों। ये अगर यहाँ देखो 2, 4, 1, 3, 6, 4,
241, इसका भी 0 होगा। यानी ये वाला जो कॉलम है ये इसके बराबर है, इसका मतलब इस साइड का मान 0 होगा। चौथा प्रगुण देखिए, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में किसी अचर संख्या से गुणा करें, जैसे देखो मैं ले रहा हूँ एक सवाल, इसी को लेते हैं 1 1 3 3 3 4, और ये था 6 6 1। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें चौथा जो प्रगुण है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम k का गुणा कर रहे हैं, यानी हमने k का गुणा कर दिया। कोई एक बेसिक संख्या ले लेते हैं, 1 3 6 1 3 6 3 4 1। इस k का गुणा आव्यूह की तरह नहीं होगा, सभी एलिमेंट में नहीं होगा, किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में हम इसका गुणा कर सकते हैं। किस तरीके से लिखा जाएगा देखिए इसको, ये हो जाएगा k 3k 6k 1 3 6 3 4 1। किसी एक कॉलम में, या इस तरीके से भी कर सकते हैं k 3k 3 3 4 6 6 1। जो क्रिया हम रो के लिए कर सकते हैं वही क्रिया हम यहाँ कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। इस बात पर ज़्यादा हमें जोर देने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो एक ही बार में। रो में गुणा करो या कॉलम में गुणा करो, एक ही बात है। यहाँ पर भी रो बराबर हों या कॉलम बराबर हों तब भी एक ही बात है। 5वां देखिए, अगर कोई भी कॉलम या रो अगर दो पदों का योग है, जैसे देखो समझो, जैसे है 2 4 5 +1 +2 +3 4 1 2 3 2 4, तो इसको हम दो साड़कों में बदल सकते हैं। कैसे? इनको एक बार लिया जाएगा, ये तो दोनों कॉलम चलेंगे, और इनको एक बार लेकर के दो साड़क बनाई जा सकते हैं। यानी 2 4 5 4 2 2 1 3 4 प्लस, यानी 1 2 3 4 2 2 1 3 4। इन दोनों के योग के बराबर इस साड़क का मान होगा। इसका भी हम यूज करते हैं सवाल करते समय, इसलिए इसको भी समझेंगे। यानी ये दो पदों का योग है, कोई भी कॉलम हो या कोई भी पंक्ति हो, तो उन दोनों पदों को अलग अलग लेकर के दो साड़क बनाए जा सकते हैं। बाकी कॉलमों को जो का त्यों लेंगे, लेकिन इन दोनों को अलग अलग लेकर के दो साड़क बनाए, इन दोनों का योग करेंगे तो इसके बराबर होगा। 6वां प्रगुण देखिए, किसी भी पंक्ति या किसी भी रो में किसी अन्य अचर से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति में जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो साड़क के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे देखो मैं एक छोटा सवाल लेता हूँ, 2 1 4 6, इसका मान आया है 8, ऊपर से उदाहरण ले लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हमने ऑपरेशन लगाया, इसमें हमने R1 - 2R2 कर दिया, यानी पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को हम घटा रहे हैं, लेकिन 2 का गुणा करके घटा रहे हैं। क्या हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करो, इसमें से घटाओ, यानी 2 - 8, इसमें 2 का गुणा करो, इसमें से घटाओ, यानी 1 - 12। इसको जो का तो लिखो, ये बराबर हो गया तुम्हारा
-6 -11 4 6। अब इसको सरल करिए। इसको अगर हम सरल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 -36 आया। इसका गुणा करेंगे, माइनस बीच में आता है और माइनस की वजह से ये प्लस हो गया 44। घटाने पर कितना आया, 8। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पंक्ति में किसी बाहरी संख्या से कांस्टेंट से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति में जोड़ दें या दूसरी पंक्ति में से घटा दें, जैसे देखो हमने यहाँ घटाया है, ये इस पंक्ति में दूसरी वाली में हमने 2 से गुणा किया, यहाँ लिखा है हमने ये, और पहली वाली में से घटा दिया, ये हमने घटाया है। इसमें 2 का गुणा किया तो कितना हो गया, 8। पहली वाली पंक्ति में से घटा दिया, यहाँ हमने 2 का गुणा किया, कितना हो गया, 12। पहली वाली में से घटा दिया, ये घट करके मान आए हैं। फिर हमने इसको सरल किया, तब भी मान कितना आया, 8। ये प्रगुण बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके प्रयोग के बिना तो सवाल हल होते ही नहीं हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेंगे। और 7वां जो प्रगुण है उसको समझिए। अगर कोई पंक्ति या कोई कॉलम किसी भी सारणिक का 0 0 है, उसके सारे एलिमेंट 0 0 हैं, तो उस सारणिक का मान भी 0 होता है। देखिए जैसे 0 0 0 2 4 5 1 2 3, इसका मान 0। 0 0 0 2 4 6 1 2 5, इसका मान भी 0। ये प्रगुण भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका भी यूज हम सवाल हल करते समय करेंगे। देखिए एक और प्रगुण समझिएगा, इसकी भी हमें आवश्यकता हो सकती है। अच्छा, वो क्या है, अगर किसी सारणिक में कोई चर राशि आई है, उसमें चर राशि के स्थान पे अगर हम कोई मान रख दें और सारणिक का मान 0 हो जाए, तो उससे मान निकालने पर उस राशि को, देखिए ऐसे मैं कहूँगा तो नहीं समझ में आएगा, जैसे ये है, लेते हैं हम 1a² सही है ना, और 1b² 1c² ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसको क्यों लिया है ये भी तुम्हें पता चलेगा। यहाँ पे a b c ये सब चर राशियाँ हैं, मैं यहाँ a के स्थान पे क्या रख देता हूँ, b रख देता हूँ। मैंने a के स्थान पे b रखा तो क्या बन जाएगा, रखने पर सारणिक बन जाएगा 1b² 1b² 1c² देखिए पहली रो में a के स्थान पे b रखा और a के स्थान पे यहाँ b रखेंगे तो ये b² हो जाएगा। अब ये जो पहली रो है ये दूसरी रो के बिल्कुल सर्वसम हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मान 0 हो गया। इसका मान 0 होने पर a माइनस b, इसको हम अगर सरल करें a माइनस b इधर ले आए, कहने का मतलब सरल नहीं कह सकते इसको, a माइनस b = 0 हो गया। इसको इधर लाएंगे तो ठीक है ना, ये एक गुणनखंड होगा इसका सारणिक का, a माइनस b इसका एक गुणनखंड होगा। ऐसे ही b के स्थान पे हम क्या रख दें, a रख दें तो b माइनस a गुणनखंड हो जाएगा। हम c के स्थान पे a रख दें तो c माइनस a इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। कहने का मतलब होगा कि ये इसका एक गुणनखंड होगा, इसकी आवश्यकता कम होती है। केवल समझ लीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं वो देखिए ये इम्पोर्टेंट है। सवाल हल करने की बात करें तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक ये भी इम्पोर्टेंट, ये बाकी सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसकी आवश्यकता कम होती है, कुछ ही सवाल ऐसे होंगे जिनमें आवश्यकता होगी। ये प्रगुण हैं, मैंने इनका प्रयोग भी साथ साथ करके दिखाया है, सही है ना। मेरी आवाज़ को सुना है, इन प्रगुणों को देखा है, सवाल हल कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही पढ़ाया जाएगा बच्चों। कल हम सवाल हल करना शुरू करेंगे और सवाल हल करने का भी एक ठोस तरीका बताया जाएगा,
जिससे हम डिटर्मिनेंट के सवालों को हल कर सकते हैं और निश्चित रूप से हल कर सकते हैं। तो कल का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, ज़रूर देखिए। आज का तो इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन कल का भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। डिटरमिनेंट को सीखना है तो कल का वीडियो पूरा देखें और ज़रूर देखें।